अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं देख रहे होंगे आप लोग, वो है हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इन लास्ट क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द कॉन्सेप्ट अबाउट इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है। अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो या इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसकी इस स्टेट को क्या कहते हैं? उसकी इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम की मैंने स्टेट्स वगैरह आपको समझा दी थी और काइंड्स भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, जो कि होती है स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है हम लोग कवर करेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम, क्योंकि आज के ही लेक्चर के अंदर हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है, मतलब कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो कब है, क्यों है, कुछ शराइत हैं, कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस पे अमल अगर कोई बॉडी करती है तब वो किस में कहलाती है? तब वो कहलाती है इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। कंडीशंस को तो समझ जाओ कि ये शराइत जब पूरी होंगी तब जाकर हम ये कहेंगे कि जो बॉडी है वो है इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो याद रखिए, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दो शराइत हैं, दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, किसी बॉडी के तवाजुन में रहने की। पहली कंडीशन कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी कंडीशन कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नाम याद रखने में कोई मुश्किल नहीं है। पहली कंडीशन कहलाती है, फर्स्ट कंडीशन कहलाती है और सेकंड कंडीशन कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो है अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो या कर्व पाथ में मूव कर रही हो तब उसका जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 मोशन में मैं आपको समझा चुका हूं। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, तो उसके इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि हम उसके इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या शर्त है। मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो क्यों है, ठीक है। ये इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि इस पे लगने वाली जो तमाम की तमाम फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ठीक है ना। कुछ लोग इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही बताते हैं, कुछ लोग इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही बताते हैं कि इक्विलिब्रियम उस कंडीशन, उस बात को कहते हैं जिसमें लगने वाली फोर्सेस जो है वो उनका सम, वेक्टर सम 0 आ जाए या वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। भाई ये कंडीशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन वही है, कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तब वो कहलाता, तब हम ये कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बट हाँ, फोर्सेस कैंसिल होना ये उसकी एक शर्त है। जब फोर्सेस कैंसिल होती है तभी बॉडी रेस्ट में रहती है कि यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है ना। तो मैं ये समझा रहा था कि देखो ये लैपटॉप इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्यों इन स्टेट ऑफ रेस्ट है? क्योंकि जो इस पे लगने वाली फोर्स है यहाँ से यहाँ या उस तरफ से इस तरफ, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ठीक है। या ऊपर से जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर और जो नीचे से फोर्स लग रही है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। वेट जो है वो इसका कहाँ ले जाना चाह रहा होगा? इसे, वो इसे डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा होगा। नतीजे में ये जो टेबल है ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है ऊपर की तरफ, तो तभी तो ये इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वरना ये इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात? तो पहली कंडीशन तो यही होती है कि कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में होती है, बट ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है, वो तब रहती है बॉडी जब उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। या तो आप इस तरीके से समझा सकते हो या फिर आप ये देख सकते हो कि एक्स एक्सिस की फोर्सेस एक्स एक्सिस को बैलेंस करें और जो वाई एक्सिस की फोर्सेस हैं वो वाई एक्सिस को बैलेंस करें, ठीक है ना। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक किताब एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूं, ठीक है, एक कार एक रोड के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसके लिए हैं? ये हैं ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रही है। जैसे जरूरी नहीं है रुकी हुई चीजें। मिसाल के तौर पे एक शख्स पैराशूट पहन के ऊपर से जंप करता है, ठीक है, तो उसका वेट उसे कहां ले जाना चाहता है? डाउनवर्ड ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स पैराशूट ओपन कर लेता है, यानी कि पैराशूट ओपन करने की बात की बात बता रहा हूं, तो वेट डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा होता है, लेकिन जो एयर फिल हो जाती है उस पैराशूट के अंदर वो उसको बैलेंस करती है, वो ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। इस वजह से वेट और जो एयर है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। वो गिरता नहीं हो, गिरना उसे नहीं कहते। गिरना तभी कहते हैं जब एक्सेलरेशन हो उसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो उसके अंदर, तभी जो है वो कहा जाता है कि वो गिर रही है बॉडी। लेकिन जब पैराशूट खुल जाता है तो वेट जो कि डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा होता है और जो फोर्स है जो कि ऊपर ले जाना चाह रही होती है वो एक दूसरे को क्या करती है? बैलेंस करती है। इस वजह से जब वो मूव करता है ऊपर से नीचे तो मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो अब प्रॉपरली पहले देख लो स्टेटमेंट क्या है। सो जैसा कि मालूम है दो कंडीशन मैंने आपको बताई, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरी कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम समझना चाहें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट को तो याद रखो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं
टू मेंटेन द ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर, तो जो वेक्टर सम है तमाम फोर्सेस का जो उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए जीरो के। यानी कि अगर हम चाहते हैं कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर या कर्व पाथ के अंदर अपने इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट रखे, मेंटेन रखे, तो जो वेक्टर सम है, यानी कि वही हेड टू टेल रूल से जाहिर सी बात है वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो जो वेक्टर सम है तमाम फोर्सेस का जो उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो कितना होना चाहिए? वो सम होना चाहिए बराबर जीरो के। मीन्स वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो। और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोन एक्स एक्सिस इज जीरो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी ने रहना है तो एक्स एक्सिस में लगने वाली उसके ऊपर तमाम फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम ऑफ कोर्स, वो जीरो होना चाहिए। और फिर जो सम है तमाम फोर्सेस का जो एक्ट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, वो भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि या तो आप कह लो तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, या फिर आप कह लो कि जो एक्स एक्सिस की फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और जो वाई एक्सिस की फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जिसको मैथमेटिकली हम ऐसे समझेंगे। ये लिख दिया हमने, तमाम फोर्सेस हैं, और जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है क्योंकि बोल्ड कैरेक्टर से लिखा है, लेकिन आप लोग जो है वो इसको वेक्टर का निशान लगाएंगे। इन तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, अगर मिसाल के तौर पे एक बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लग रही है तो मैं 3 लिख दूंगा, 10 लग रही है तो 10 लिखूंगा। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो बनता है F1 से लेके Fn तक, जो तमाम की तमाम फोर्सेस लग रही हैं उनका सम कितना होना चाहिए? उनका वेक्टर सम बराबर होना चाहिए जीरो के। ठीक है ना? जो हम मेरी पहली स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक ऐसे लिखेंगे। और जो दूसरी स्टेटमेंट है एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली, अच्छा हाँ पहले इसको समझ लो। या तो हम क्या करें, इनको पूरा का पूरा सम के फॉर्म में लिख दें, या फिर हम एक निशान लगा दें। जो निशान आपको नजर आ रहा है ना, ये सिग्मा कहलाता है बेसिकली। ठीक है ना? इस तरीके का निशान बनेगा सिग्मा। लेकिन सिग्मा का मकसद यहाँ पे क्या है? वो है सम। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा, इस एक्सप्रेशन को तो पढ़ूंगा सम ऑफ एफ, यानी कि ऑल फोर्सेस। ये जो निशान है सम को शो कर रहा है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो या तो आप ऐसे लिख दो जैसे मैंने ऊपर लिखा है, हर फोर्स को अलग अलग प्लस करके दिखाओ, या फिर इस समीशन का निशान लगा दो, बात एक ही है। तो इसका निशान का मतलब क्या बना? सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम, जो वेक्टर सम है, वो किसके बराबर है? जीरो के। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करें, यानी उनका सम जीरो आए। और ठीक है ना? एंड या नहीं कह रहा हूं, और कह रहा हूं कि तमाम फोर्सेस जो वाई एक्सिस पे लग रही हैं उनका सम भी कितना आ जाए? जीरो। यानी कि या तो एक मर्तबा इनका वेक्टर सम ले लो, या फिर दोनों को अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। बहरहाल लिखने के दोनों तरीकेकार कहलाते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब समझाते हैं आपको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है अबाउट रोटेशनल मोशन, यानी कि जब बॉडी कोई होती है इन स्टेट ऑफ रोटेशन, अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रोटेशन होती है, यानी कि रोटेट कर रही होती है, तब वो कब इक्विलिब्रियम में रहेगी? तो याद रखो, उसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है वो बैलेंस होना चाहिए। जब उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क बैलेंस होगा ना, तभी वो अपने आप को किस में रख पाएगी? तभी वो अपने आप को रख पाएगी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए ना हमारे पास एक रॉड है मिसाल के तौर पे। अब क्योंकि मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं तो आपको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये आ गया इसका सेंट्रल पार्ट, जिसे हम कहते हैं फलक्रम। ठीक है ना? ये आ गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या फलक्रम। ठीक है? अब अगर ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसके लिए फोर्सेस के बैलेंस होने से काम नहीं चलेगा। समझे मेरी बात? मिसाल के तौर पे अगर मैंने इधर एक ऑब्जेक्ट रख दिया 2 किलोग्राम का, इधर एक ऑब्जेक्ट रख दिया 2 किलोग्राम का, तो आप देखोगे दोनों बैलेंस रहेंगी। बट अगर वही 2 किलोग्राम में यहां पर रख दूं, एक 2 किलोग्राम में यहां पे रख दूं, तो आप देखोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस में डिफरेंस है ना। इधर डिस्टेंस ज्यादा है और इधर जो 2 किलोग्राम का मैं रखूंगा उस पर डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब 2 किलोग्राम दोनों के वेट्स तो बराबर ही होंगे ना, तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जी नहीं, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन करेगा, ये बॉडी जो है वो रोटेटिंग बॉडी है, तो उसके लिए टॉर्क का बैलेंस होना जरूरी है। यानी कि अगर एक बॉडी में यहां पे रख रहा हूं तो दूसरी बॉडी भी इधर ही कहीं पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉर्क है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अप्लाइड फोर्स जो कि वेट के बराबर होगी ऑफ कोर्स बॉडी के, और दूसरा जिसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म, जो कि होता है फलक्रम से लेके पॉइंट जहां पर जो है वो बॉडी हम रख देते हैं। ठीक है ना? तो अब मेरी बात समझो कि आमतौर पे जो रोटेशन है, जैसे सीसॉ की एग्जांपल ले लो, एक बच्चा इधर बैठ रहा है, एक बच्चा इधर बैठ रहा है, दोनों के वेट बैलेंस है, तो ये इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि अगर रोटेट भी करेगा तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी रोटेट करेगा, या फिर इन स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा। बट अगर एक इधर बैठे और एक इधर बैठे
तो यकीनन जो बच्चा इधर करीब बैठेगा उसके लिए टॉर्क कम होगा, जो दूर बैठेगा उसके लिए टॉर्क ज्यादा होगा। तो टॉर्क ज्यादा होगा तो यकीनन इस तरफ बॉडी ज्यादा जाएगी, यानी कि ये जो रॉड है वो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। ठीक है ना, अब ये बात समझ गए मेरी? ठीक है। अच्छा, इसी प्रिंसिपल के ऊपर अब एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, क्योंकि उसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसी एग्जांपल को बैलेंस करते हुए जो रोप वॉकर होता है ना, जो रस्सी पे चलते हैं सर्कस के अंदर लोग, वो इसी कंडीशन को फुलफिल करके ही चल पाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक रोप वॉकर चल रहा होता है एक रॉड को लेके, ठीक है, वो एक रॉड को लेके चल रहा है उस रस्सी के ऊपर, तो जैसे ही उसे लगता है ना वो इधर गिरने वाला है, उस रॉड को इधर खिसका देता है। इधर खिसकाने से क्या हुआ? इधर खिसकाने से ज्यादा वेट इस तरफ गया, यानी कि जो इधर का मोमेंट आर्म था वो बढ़ गया। इधर का मोमेंट आर्म बढ़ गया तो टॉर्क बढ़ जाएगा। नतीजे में जब टॉर्क ज्यादा अप्लाई होगी तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, फिर वो सीध दरमियान में कर लेता है, बहुत तेजी से करता है। फिर चलते 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 रस्सी के ऊपर वो शख्स जब इधर गिरने लगता है तो वो क्या करता है, वो रॉड को इस तरफ कर लेता है। रॉड को इस तरफ करने से इधर ज्यादा वजन हो गया, इधर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, मोमेंट आर्म ज्यादा हो गया, टॉर्क बढ़ जाएगा। टॉर्क बढ़ जाएगा तो वो एकदम क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, फिर वो दरमियान में कर लेगा। यानी कि रोप वॉकर जो रस्सी के ऊपर चलता है वो भी वो चल पाता है अपने ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो अपना बैलेंस है ना, टॉर्क जो है जो दोनों अप्लाई हो रहे हैं उनको बैलेंस करने के बाद बैलेंस करता है, इसी वजह से वो इक्विलिब्रियम में चल पाता है ऑन रोप। और इसके अलावा आप खुद भी बैलेंस करते हो। आप अगर एक बस के अंदर हो जो कि बहुत ही ड्राइवर खराब तरीके से चला रहा है, कभी ब्रेक मारा कभी कुछ कर रहा है, तो आप क्या करते हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए? जहां से आपने पकड़ा होता है ना वो आप हाथ थोड़े से दूर कर लेते हो, मोमेंट आर्म बढ़ा लेते हो। मोमेंट आर्म बढ़ जाता है तो टॉर्क बढ़ जाता है, उससे आप बैलेंस कर लेते हो। ठीक है ना, बैलेंस करना आसान होता है। वरना अगर एक ऐसे दूर से पकड़ाओ एक करीब से पकड़ाओ तो यकीनन लाजमी तौर पे इस तरफ गिरोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है तो इस तरफ टॉर्क ज्यादा अप्लाई होगा, क्योंकि वेट इस तरफ ज्यादा जा रहा है। तभी आप इस तरीके से सेंटर में पकड़ोगे ना, दोनों को इस तरीके से बैलेंस करके पकड़ोगे तो फिर आप इक्विलिब्रियम में रह पाओगे। तो एक्चुअली आप बिना जाने हुए भी ऐसे ही अपने आप को बैलेंस करते होगे, यानी कि आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको थोड़ा सा मतलब नाम तो नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इसको अप्लाई करते रहते हो अपनी डेली रूटीन में। आई होप समझ में आ गया होगा। जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको समझाई है ना रोप वॉकर की एग्जांपल देके, नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं आया तो फिर भी बता तो दूंगा मैं आपको। अच्छा हाँ, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट और मैथमेटिक्स देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट देख लो कि एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहती है व्हेन द अलजेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज जीरो। यानी कि तमाम टॉर्क जो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना, कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ तब होती है। समझ लो मेरी बात? उसमें था ये फर्स्ट इक्वेशन में कि स्ट्रेट लाइन वाली बात और यहाँ पे रोटेशन की बात है। जब अलजेब्रिक सम जो किसी बॉडी के ऊपर तमाम की तमाम टॉर्क लग रही है उनका अलजेब्रिक सम बराबर होगा जीरो के, और तमाम की तमाम का मतलब हो गया तमाम क्लॉकवाइज टॉर्क और तमाम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जिसे हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहते हैं, उनका सम जीरो होना चाहिए। और दूसरे लफ्जों में कैसे लिख सकते हैं, एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है अगर वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यानी कि जो वेक्टर सम है तमाम की तमाम टॉर्क्स का जो कि उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो बराबर होना चाहिए जीरो के। तो ऊपर हमने मेंशन कर दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमने मेंशन नहीं करा, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सिस को मेंशन कर दिया था। और इसी को जब हम मैथमेटिकली देखेंगे तो मैथमेटिकली हमें पता है टॉर्क का सिंबल होता है ये, देखो टॉर्क में हमने पढ़ा था टॉर्क का सिंबल है टॉर्क। तो तमाम की तमाम जो टॉर्क्स हैं उनका सम, अगर 10 लग रही थी तो 10 लिखेंगे, 2 टॉर्क लग रही है तो 2 लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला एन टॉर्क के लिए बना दिया, यानी कि जितनी भी हो नंबर ऑफ टॉर्क्स, तो जितनी भी नंबर ऑफ टॉर्क्स अप्लाई हो रही है उन सबका वेक्टर सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। मैथमेटिकली या तो ऐसे लिखेंगे, या दूसरा जो मैंने आपको समझाया कि आप क्या करो कि आप प्लस का साइन नहीं लिखो बल्कि आप समीशन का निशान लगा दो। तो क्या बनेगा कि समीशन ऑफ या सम ऑफ जमा तमाम की तमाम टॉर्क्स का समीशन ऑफ या सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। बॉडी पे लगने वाली तमाम टॉर्क्स का जो सम है, ये निशान सबमिशन का है, तो वो बराबर होगा जीरो के। ये सेकंड कंडीशन हो सकती है। और एक और तरीके कार से भी लिख सकते हैं कि तमाम की तमाम जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं उनका सम बराबर होना चाहिए तमाम की तमाम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के सम के। ये सम का निशान है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तभी बॉडीज जो है वो रहती हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। दैट्स इट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो जब पूरा चैप्टर समझ में आ गया है तो इसमें भी अगर कोई परेशानी है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।